आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कोरोना के बाद अब एक बार फिर ओमिक्रॉन नामक जो वायरस है ये अब लगातार देश में 2 केसों की इसकी पुष्टि हो चुकी है। लेकिन ये किस तरीके से खतरनाक है और इसके बचाव किस तरीके से हो सकते हैं और किस तरीके से इसकी टेस्टिंग होगी, हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी जी, कितना खतरनाक ये वायरस है? देखिए, जैसा हम बात भी कर रहे थे पहले कि नया म्यूटेशन आने का खतरा रहता है। क्या होता है म्यूटेशन? वायरस जो है वो अपना रूप स्वरूप बदलता रहता है। जैसे हम वायरस से बचने की कोशिश करते हैं, वायरस भी हमसे बचने की कोशिश करता है और इसी उसमें वो अपने आप को, अपनी संरचना, अपने रूप को बदलता है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो साउथ अफ्रीका में जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। इस वायरस के अंदर म्यूटेशन काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। और म्यूटेशन भी कहाँ पर हुए हैं? जो इसका स्पाइक प्रोटीन है, मतलब स्पाइक प्रोटीन वायरस का ये वाला हिस्सा होता है जहाँ पर ये ह्यूमन सेल्स में एंटर करता है, वहाँ पर इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखे गए और करीबन 50 के करीब बदलाव और कम से कम 30 से 32 बदलाव जो इसका स्पाइक प्रोटीन है, जो एक नुकीला सा आप देखते होंगे इसके अंदर, वहाँ पर बदलाव है। तो इस वजह से इसको थोड़ा इसके ऊपर जो WHO है उसने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है कि ये चिंता का विषय है। लेकिन सर, हमारे देश की बात करें, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 2 केस की पुष्टि भी हो चुकी है। लगातार जो लोग बाहर से आए हैं उनकी भी रिपोर्ट अब पेंडिंग है। रिपोर्ट आने आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कितने केस और बढ़े हैं। लेकिन 2 केसों की पुष्टि हो गई है। कितना लोगों को डरने की आवश्यकता है? देखिए, इसमें जिस तरह से ICMR भी बता रहा है और सब बता रहे हैं कि आपको इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, निश्चित तौर पे सावधानी ज़रूर बरतनी है। क्योंकि जैसा अभी इनिशियल जो डेटा आया है उस डेटा में ये पता लगा है कि ये वायरस का संक्रमण ज़्यादा है, जैसा हमने साउथ अफ्रीका में भी देखा। और इसके अलावा आप देखेंगे साउथ अफ्रीका के अलावा अन्य और भी देश हैं, उनमें भी ये बहुत तेज़ी से इसके केसेस देखे गए हैं। तो इसकी जो संक्रमण दर है वो ज़्यादा है। इसी वजह से हमें थोड़ा इसके लिए सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे अब फेस्टिवल सीज़न आ ही रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है और इसके अलावा हम देख रहे हैं विंटर सीज़न में जैसे बढ़ जाते हैं केसेस। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हमारे देश में करीबन 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अपनी पहली वैक्सीन भी नहीं ली है और लगभग 30 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो अपनी सेकंड डोज भी नहीं लगवाने आए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर पे हमें सतर्कता और सावधानी बरतनी ज़रूरी है। और अभी जो बच्चे हैं, बच्चों की संख्या लगभग अगर हम बात करें तो 40 करोड़ से ज़्यादा है, उन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगाई है। तो इसलिए जब तक हमारा जो हम बात कर रहे हैं कि पूरी तरह से वैक्सीनेशन ना हो जाए और अब ये नए म्यूटेंट का भी जो खतरा सामने है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को ज़रूर फॉलो करना है। लेकिन भाटी जी, आपने वैक्सीन की बात करी है, लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन लगातार लोग लगवा रहे हैं, कितना डरने की फिर भी आवश्यकता है लोगों को? हाँ, देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वैक्सीन जैसे इस वायरस के लिए अभी बताया जा रहा है ओमिक्रॉन के लिए, कि वैक्सीन की इसके ऊपर एफिकेसी कितनी रहेगी, कितना असरदार रहेगा ये वैक्सीन पे, उसका डेटा हमारे सामने आने की ज़रूरत है। जब तक ऐसा डेटा आता नहीं है तब तक हम ये नहीं कह पाएंगे कि इस वैक्सीन की कितनी एफिकेसी रहेगी। पर फिर भी वैक्सीन हमेशा, जिस तरह से हमने देखा भी कि डेल्टा वेरिएंट के टाइम भी जब डेल्टा वेव भी आई थी तो जो जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली थी। तो फिलहाल वैक्सीनेशन तो हमें, जिन लोगों ने नहीं लगवाई है उनको ज़रूरी है सेकेंड डोज भी लगवानी, क्योंकि वैक्सीनेशन निश्चित तौर पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन से और बीमारी की गंभीरता से ज़रूर बचाती है। मतलब जिसने वैक्सीन लगवाई है उनके लिए कारगर साबित हो सकती है ये? हाँ, देखिए, वैक्सीन लगाने के बाद इन्फेक्शन ज़रूर हो सकता है। वैक्सीन इन्फेक्शन को नहीं रोकती, वैक्सीन बीमारी की गंभीरता को रोकती है, आपको हॉस्पिटलाइज्ड होने से रोकती है। पर वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन तो फिर भी हो सकता है। तो अभी हमें वैक्सीन तो हमने लगाई है, उसके साथ साथ हमें मास्क और इसके अलावा जो कोविड अप्रोप्रिएट दूसरे बिहेवियर्स है उनको ज़रूर फॉलो करना है। क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि आगे जैसे वेडिंग सीजन भी आ रहा है और गैदरिंग, बहुत लार्ज गैदरिंग हो रही है, ये सब। तो इन चीज़ों में हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि संक्रमण आपको वैक्सीन लगने के बाद भी हो सकता है, तो इसलिए मास्क ज़रूर लगाना है। अच्छा सर, इसका वैक्सीन जो टेस्टिंग है उसकी क्या प्रक्रिया है? क्योंकि जिस तरीके से अभी बहुत लोगों की टेस्टिंग हुई है लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।
हाँ, देखिए इसमें क्या होता है कि अभी जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल से जो बाहर से आ रहे हैं लोग विदेश से, उनमें जो रिस्क वाली कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे रिस्क वाली कंट्रीज़ किनको घोषित किया गया है, जहाँ पे ऑलरेडी ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं, तो वहाँ से जो भी यात्री आ रहे हैं उनका एक पीसीआर टेस्ट जो हम पहले भी करते हैं कोरोना वायरस के लिए, वो एयरपोर्ट पर किया जाता है। और जिन यात्रियों का वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है उनको फिर आगे क्वारंटाइन में रखा जाता है और फर्दर उनका जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट किया जाता है। मतलब आरटीपीसीआर ये बता देगा कि आपको कोरोना है कि नहीं, पर कोरोना का कौन सा वेरिएंट है, क्या आपको डेल्टा है या जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन वो है, वो आपको जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलेगा। तो जैसे अभी दिल्ली में भी 12 के करीब ऐसे यात्री हैं जो बाहर से आए थे, वो एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर, और मुंबई में भी आई थिंक 20 से अधिक जो है, हैदराबाद में भी, इस तरह से देश के अलग अलग जगह पर जो है सस्पेक्टेड जिनको हम कह रहे हैं वो क्वारंटाइन में रखे गए हैं और उनके सैंपल भेजे गए हैं और आगे सैंपल आने का वेट है। जैसे कल बताया गया था कि 2 अभी तक पॉजिटिव मिले हैं ओमिक्रॉन के केसेस, और आगे हम देखते हैं, क्योंकि इस वायरस में हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है कि इसका ट्रांसमिशन मतलब संक्रमण ज़्यादा है, तो जितना हो सके हम इसको कंटेन कर ले, इसको वहीं रोकें, हम स्प्रेड ना होने दें। मतलब अगर टेस्टिंग की प्रक्रिया की बात करें, वो जिस तरीके से स्वैग लिया जाता था उस तरीके से होगा या फिर दूसरे तरीके से किया जाएगा? हाँ, देखिए टेस्ट इनिशियली तो हमें ऐसे ही अगर कोई भी लक्षण दिखते हैं तो टेस्ट करने के लिए जैसे हम आरटीपीसीआर पहले अपने वेरिएंट के लिए कर रहे थे, उसी तरह से सैंपल तो वही लिया जाएगा। आपको नेजल स्वैब सैंपल और ओरोफेरिंग्स जो हम स्वैब लेते हैं, उस स्वैब तो वही लिया जाएगा। उससे ये पता लगेगा नेगेटिव पॉजिटिव है, जैसे मैंने अभी बताया। पर आपको कौन सा वेरिएंट है वो आपको जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, वो उससे पता लगता है, वो अलग स्पेशल टेस्ट है। बट फिलहाल शुरू में तो सिर्फ ये पता लगाना होता है कि आपको कोरोना है कि नहीं। सर कितना टाइम लगता है इसकी रिपोर्ट आने में? मतलब हाँ, आरटीपीसीआर में तो वही आप देखिए 8-10 घंटे के अंदर, पर जो ये मैं स्पेशल वाला टेस्ट बता रहा हूँ जीनोम सीक्वेंसिंग जिसे कहते हैं, इसकी रिपोर्ट आने में लगभग 1 हफ्ता लग जाता है। लेकिन आपने कहा है कि संक्रमण किस तरीके से ये फैलता, कितना कारगर साबित है, कितना इसका पॉजिटिव रेट है, अगर बात करें कि एक आदमी कितने लोगों को फैला सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे आपने पूछा है कि इस वायरस, इस वेरिएंट के लिए बताया जा रहा है कि ये बहुत अधिक संक्रामक है। अभी तक का सबसे ज़्यादा संक्रामक डेल्टा वेरिएंट था, जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई थी। तो ये माना जा रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज़्यादा जो है खतरनाक है और इसका संक्रमण दर उससे काफ़ी ज़्यादा है। मतलब हम बात करते थे कि अगर डेल्टा वेरिएंट से एक पर्सन 10 से 15 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था, तो ये उससे भी अधिक लोगों को कर सकता है, जो अभी तक का डेटा आया। पर फिर भी अभी हम इस पे बहुत ज़्यादा अधिक नहीं कह सकते क्योंकि डेटा बहुत कम है। जैसे जैसे आगे डेटा आएगा हफ्ता या 10 दिन के अंदर, उसके बाद थोड़ी और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। सर बचाव के लिए लोग क्या करें, लोग पैनिक ना हो, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देश की जनसंख्या है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बचाव के लिए जो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह का वेरिएंट आ जाए। इससे पहले भी 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न आ चुके हैं, जिसमें अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा और अभी हमारा ओमिक्रॉन। तो मास्क ही एक ऐसा है जो आपको किसी भी तरह के वेरिएंट से बचा सकता है। पर मास्क में भी लोगों को एक बार ज़रूर बताना चाहेंगे, जैसा आपने भी बाहर देखा होगा कि मास्क ठीक ढंग से अगर लगाते भी है तो लोग ठीक ढंग से नहीं लगा रहे हैं, या तो उनका मास्क चिन्ह पे होता है या कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। उस तरह से मास्क से आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो आपको मास्क प्रॉपर तरीके से टाइट फिटेड मास्क पहनना है। इसके अलावा कोई भी भीड़ भाड़ वाले जगह पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओपन एरियाज में फिर भी उतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता, पर जहाँ पर क्लोज्ड एरिया है वहाँ पर ये जो है ज़्यादा फैलता है। और किसी भी तरह के लक्षण है तो अपने डॉक्टर से आप संपर्क करके और इसके लिए जांच कराइए। और जहाँ पर आपको ज़्यादा एसेंशियल ट्रैवल जाने की ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरली आपको वो ट्रैवल को अवॉइड करना है। सर इसके लक्षण क्या क्या हैं, क्या क्या किस तरीके का फीवर होता है या उल्टी, या मतलब किस तरीके के लक्षण होते हैं इसके? देखिए अभी तक का जो बात करें, जो साउथ अफ्रीका का डेटा आया है और वो साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन ने जो कहा है कि अभी वहाँ पर जो मरीज मिले उनमें बहुत ही हल्के लक्षण देखे गए हैं। हल्के लक्षण से मैं बात करूँ तो जैसे कमजोरी की उन्होंने शिकायत की, इसके अलावा हल्का सर दर्द और थोड़ा मांसपेशियों में दर्द, इस तरह के बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स देखे गए हैं। किसी भी मरीज के
उसके अंदर बहुत गंभीर सिम्टम्स नहीं देखे गए हैं। और एक चीज़ इसमें और बताई गई है कि जितने भी मरीज हैं वहाँ पर वो ज़्यादातर यंग एज के ही देखे गए हैं। तो इसलिए अब और आगे डेटा आएगा तो हमें पता लगेगा, पर लक्षण अभी तक कोई भी गंभीर नहीं देखे गए हैं। इवन जो इंडिया के अंदर भी जो 2 पेशेंट जिनका ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिला है, उनके अंदर भी बहुत हल्के लक्षण देखे गए। ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।